मैं गुज़िश्ता रोज़ वापस लौटा हूँ लंदन से। कुछ रोज़ मुझे लंदन में क़याम का मौका मिला और वहाँ सफ़र की वजह से और वक़्त ना होने की वजह से आपसे गुफ्तगू नहीं हो पाई। लेकिन अब लौटा हूँ तो सोचा कि आपसे बैठकों का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए और ये भी कि कुछ चीज़ों को हम सियासत या सियासी वाबस्तगियों या दीगर चीज़ों से अलग छोड़ के इंसानी सतह पर देखें। और मुझे लगता है हमारे आस-पास जो मसाइल हैं, ज़्यादातर मसाइल वो इसी वजह से के हैं कि हम अपने नज़रियात की निगाह से, अपने सियासी वाबस्तगियों की निगाह से या अपने माहौल या घर की तरबियत या इस अंदाज़ की चीज़ों के तनाज़ुर में चीज़ों को देखते हैं, इंसानी सतह पर कम-कम हम इन तमाम दायरों से बाहर निकल के किसी चीज़ को देख पाते हैं और शायद यही वजह है कि हम अपनी बात तो सुनाते नज़र आते हैं, लेकिन किसी और की बात सुनने का हम में हौसला नहीं रहता। तो लंदन में जो कुछ हुआ मैं वो भी 2-3 चीज़ें बड़ी दिलचस्प थीं। बल्कि यूँ समझिए कि तकलीफ़देह भी थी उसमें एक चीज़, वो भी मैं आपसे बाँटता हूँ। लेकिन आज का वाक़या जो हमने देखा और चूँकि इस बैठक के तनाज़ुर में वो अहम भी है कि उस पर बात की जाए, इंसानी सतह पर बात की जाए। वो था कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ़ वो लंदन में एक ट्यूब में सफ़र कर रहे थे, ग़ालिबन जो ट्राम होती है, ट्रेन। और वहाँ किसी शख़्स ने उनको ना सिर्फ़ बुरा-भला कहा बल्कि यहाँ तक कहा कि वो चाकू से या छुरी से इनको मारेंगे या मारे मारे जा सकते हैं, इस अंदाज़ का कुछ जुमला। ज़ाहिर है इस पर आपने आस-पास कंडेमनेशन देखी होगी। लेकिन ऐसे ही जुमले आप अक्सर वो एवनफ़ील्ड के सामने हों, तो वो भी सुनते हैं और अब तो सोशल मीडिया पर हर जानिब सुनाई देते हैं। और इसमें सिर्फ़ पीटीआई मुलव्वस नहीं है बल्कि तमाम अफ़राद, तमाम जमातें, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरफ मुंतकिल होती जा रही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो शुरू में तो मुमकिन था कि पीटीआई उसका उसकी सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंस ज़्यादा थी, तो वो विज़िबल नज़र आता था और उनका चूँकि बयानिया भी इसी अंदाज़ का है कि सब हमारे अलावा सब चोर हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता था कि वो एक ख़ास तरह का एक टेंशन फैलती चली गई और अब दूसरे जो जमातें हैं, उन्होंने भी समझा कि रास्ता यही है, तो उन्होंने भी यही इसी रास्ते का इंतख़ाब कर लिया। लेकिन अहम बात ये है कि मुझे लंदन में एक अजीबो-गरीब वाक़ये का सामना हुआ। एक इंतहाई पढ़े-लिखे दोस्त, वकील और वो सियासी गुफ्तगू करते हुए वो इंतहाई ग़लीज़ अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते मुझे नज़र आए। यानी सियासी गुफ्तगू तो होती है और आप लोगों से अपनी राय का इज़हार करते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, इत्तेफ़ाक करते हैं, अपनी दलील रखते हैं, दूसरे की दलील सुनते हैं। फिर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप ठीक हों या कोई दूसरा ठीक हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ठीक हों और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही गलत हों और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही कुछ ठीक हों, कुछ गलत हों। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो ना हतमी ठीक है, ना हतमी गलत है। जो गलत है उसी में ठीक का गुमान भी मौजूद है और जो नादुरुस्त है उसी में दुरुस्ती का मामला भी है। तो इसलिए कोई दुनिया में कोई हतमी शय तो है नहीं और सियासत में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं हैरान रह गया कि उन्होंने वो ग़ालिबन उनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो बेहद बेहुदा अल्फ़ाज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए। अच्छा, एक और जो चीज़ वो ये कि वो जब नवाज़ शरीफ को गाली दे रहे थे, तो वो गाली सियासी अंदाज़ की दे रहे थे। लेकिन जब वो मरियम को गाली दे रहे थे, तो मरियम को वो औरत के तनाज़ुर में गाली दे रहे थे। और ये उनसे मैंने कहा भी कि यार अगर कम से कम गाली ही बराबर दे दो, तो अच्छा हो। ख़ैर अहम बात ये है कि उनसे जो गुफ्तगू हुई वो उनका कहना ये था और मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं कि मौरूसियत का मामला है इन जमातों के अंदर यानी पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर और एएनपी के अंदर भी कि वो जो बाप है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता एक एक सिस्टम चलता जा रहा है। और मेरे ख़्याल में बेशुमार जगहों पर ये सवाल उठता भी है, उठना भी चाहिए कि सियासी जमातें अगर जमहूरी हैं, तो उनमें जमहूरी रविश होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बुनियादी तौर पर एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि आपका मसला मौरूसियत है या आपका मसला आमरियत है? क्योंकि अगर मौरूसियत है वाहिद मसला, तो मौरूसियत तो दुनिया के बेशुमार ममालिक में मौरूसियत ही है। आपके यहाँ, वहाँ हिंदुस्तान में गांधी खानदान को देख लीजिए। दीगर जगहों पर भी जैसे अभी बांग्लादेश में भी आपने देखा, मुख्तलिफ इलाकों में मौरूसियत तो है, हमारे इस खित्ते के अंदर है। बल्कि खित्ते क्या दुनिया में दीगर ममालिक में भी अगर आप देखें, तो नज़र आएगा। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और उनके वालिद थे जॉर्ज बुश और अभी उनके कज़िन जो थे, वो भी सदारती दौड़ में खड़े थे।
तो ये तो होता है, लेकिन इससे मावरा है बात। तो आज ये कि अगर आपका बाप सदर है या आपका बाप वज़ीर आज़म है और आपका बेटा या बेटी वो सियासत में आते हैं, और तो ये काबिल एतराज़ बात तो चलिए है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि इस मोरूसियत की बजाय अगर आप जमहूरियत और आमरियत को निगाह में रखें, तो बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर देखना ये होगा कि क्या आपके और मेरे अंदर जमहूरियत है? क्या हम गुफ्तगू करते हैं अपने घर के अंदर? तो क्या अपने बीवी को, अपने बच्चों को अपनी राय देने का मौका फराहम करते हैं? क्या हम उनकी बात वाक़ई संजीदगी से सुनते भी हैं या अपनी बात ठोंस देते हैं? या हम खुद किस हद तक जमहूरी रवैयों के हामिल हैं? हम फैसले करते हुए कितनी दूसरों की राय सुनते हैं? इख्तिलाफ के लिए हमारे पास जगह कितनी है? क्योंकि जमहूरियत तो जमहूरी रवैये का नाम है, और जमहूरी रवैया वो आप बेशक अपने आप को कहेंगे मैं मौरूसियत में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आमिर हैं, तो आप आमिर हैं। मिसाल के तौर पर पुतिन का बाप तो सदर नहीं था, लेकिन पुतिन एक आमिर है। हिटलर का बाप भी कोई बादशाह या सदर या चांसलर नहीं था, लेकिन हिटलर एक आमिर था। तो बुनियादी मसला आपका आमरियत है या मौरूसियत है? ये बुनियादी सवाल है। आप जिस तरह नून लीग में शरीफ खानदान के अलावा कोई और उस पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता, हालांकि पहुंचना चाहिए, इसी तरह भुट्टो खानदान के अलावा पीपल्स पार्टी में कोई और खानदान ऊपर नहीं पहुंच सकता, हालांकि पहुंचना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या पीटीआई में इमरान खान के अलावा कोई और लीडर इमरान खान की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है? दोस्तों, गड़बड़ हो रही है हमारे अंदर। गड़बड़ है हमारी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी। जो नून लीग का कारकुन है, वो नून लीग के अलावा किसी और को, वो जो नवाज शरीफ है उनके अलावा किसी और को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है, वो भुट्टो खानदान के अलावा किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। उसी तरह जो पीटीआई का वर्कर है, वो इमरान खान के अलावा किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। तो फिर अगर एक रहनुमा से चल रही हैं पार्टियां, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मौरूसी है या वो गैर मौरूसी है? दोनों सूरतों में आमिर तो है, जमहूरी तो नहीं है कोई जमात। यानी जहां बाकायदा तौर पर एक पूरा मुनज़्ज़म तरीका हो। अब यहां बच जाती हैं सिर्फ वो इस्लामी जमातें जो किसी हद तक, खास तौर पर उनमें भी कोई एक आधी जो समझते हैं कि अब जमहूरी हैं, जमहूरी रवैये, लेकिन आमरियत वहां पर भी है। वहां पर भी कोई जमहूरी रवैये नहीं है। जमहूरी रवैये हमारे माशरे में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। यानी आप जिस माशरे में औरत को गाली देती दी जाती हो, यानी एक सियासतदान है खातून, आप उस सियासतदान खातून की सियासत पर गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। कभी आप उसके लिबास को निशाना बनाते हैं, कभी आप उसके बालों को निशाना बनाते हैं, कभी आप उसकी सिन्फ को निशाना बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे वो एक तस्वीर नज़र आई, उसमें एक मौलवी साहब ने बहुत ही तौहीन आमेज़ जुमले लिखे हुए थे। वो जो एसपी हैं गालिबन शहर बानो, उनके बारे में, कि वो एक मस्जिद में उन्होंने कचहरी लगाई। उनकी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद में खातून होके? यानी आप शहरबानों की पुलिस पुलिसिंग, उस पर एतराज नहीं है। वो ड्यूटी ठीक करती हैं या नहीं करती हैं, इस पर भी एतराज नहीं है। वो कानून की पासदारी करती हैं या नहीं करती हैं, इस पर भी एतराज नहीं है। वो मुजरिमों को पकड़ती हैं और मजलूमों को बचाती हैं या नहीं है, इस पर भी एतराज नहीं है। एतराज ये है कि मस्जिद में एक खातून कैसे आई? जब कोई माशरा औरत दुश्मनी में इस हद तक उतर जाए, तो सवाल ये है कि उस माशरे के लिए दुनिया में जगह क्या बनती है? कहते हैं दोस्तों, जो जहां है वो वहां इसीलिए है क्योंकि उसे वहीं होना चाहिए। इंसानी माशरतों में पाकिस्तानी माशरत वो उसी जगह है जहां उसे होना चाहिए, क्योंकि फिक्री तौर पर, मुकालमाती तौर पर, मुज़ाकिराती तौर पर, गुफ्तगू के अंदाज में कोई राबिता ही नहीं है बाहमी। सब के सब एक ही जुमला कहे जा रहे हैं। वही चंद एक जवाबात हैं जो हर किसी से आपको सुनने को मिलेंगे। करप्शन हो गई, फलाने चोरी कर ली, और उससे आगे बढ़ के जो मसाइल हैं, जो इनकी वजह बनते हैं, यानी आपको हर शख्स कहता नजर आएगा कि करप्शन हो रही है। कोई ये शख्स नहीं बताएगा कि करप्शन क्यों हो रही है। हर शख्स ये रोता नजर आएगा कि तालीम नहीं अच्छी मुहैया हो रही। कोई ये बैठ के बात करने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों है। हुकूमत खराब है तो हुकूमत खराब क्यों है? सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो सिक्योरिटी के मसाइल क्यों हैं? समाज में जब तक इस क्यों पर मुफस्सिल गुफ्तगू नहीं होती और राबिता नहीं होता, उस वक्त तक मुकालमे के बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ अब देख लें, वो जो पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किए हैं,
ایسے تمام افراد وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار ہے، تو میری رائے میں صاحب وہ جمہوری آزادی اظہار وہ ایک قدم کے ساتھ ہے اور وہ ہے ذمہ داری۔ اب مثال کے طور پر یہ شخص کہے کہ میں نے چھری مارنے کا تو میرا رائے یہ تو میرا اظہار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس انداز کا اظہار بالکل اظہار نہیں ہے، یہ دھمکی ہے۔ سڑکوں پر لوگوں کی گاڑیاں پیٹنا یہ بلینگ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا سیاسی رائے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ایک شخص کو گالی دیں اور کہیں کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں تو سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کی رائے گالی ہے؟ دنیا بھر میں اس کے خلاف قوانین ہیں۔ میں پھر کہہ دوں، آپ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے، بنیادی اور پیدائشی سیاسی حق ہے کہ وہ جب بھی کوئی سیاسی آمریت دیکھے، جب بھی کوئی غیر قانونی کام دیکھے، کوئی غیر دستوری بات دیکھے، وہ پورے سیاسی شعور کے ساتھ اس پر احتجاج کرے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے۔ لیکن وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے اور وہ احتجاج نفرت انگیزی یا تشدد آمیزی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نفرت انگیزی، گالیوں، نازیبا حرکتوں، کسی شخص کو براہ راست گالی دینے، اس پر مبنی ہے تو وہ سیاسی آپ کا احتجاج نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں اور جو اس طرح کی عوامیت پسند جملے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ نظر آتے ہیں، نون لیگ کے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کا اصل میں ان جماعتوں سے تعلق بھی نہیں ہے یا وہ کوئی اسٹرگل بھی نہیں کر رہے، بلکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس انداز سے سوشل میڈیا پر ان کی ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ یعنی میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں اور گفتگو کریں تو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر تو وہ کوئی بات نہیں جانتے، لیکن ان کی سوشل میڈیا پریزنس بے حد زیادہ ہے، اور آپ بیٹھے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ان کی تمام تر فوکس اس بات پر ہے کہ ہمیں اس سے سوشل میڈیا پر شہرت زیادہ مل جائے گی اور اس سے ہم پیسے کما سکیں گے، ہمیں زیادہ لائکس مل جائیں گے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ 21ویں صدی میں ماڈرن ٹیکنالوجی کے پیدا ہونے کے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے سامنے آنے کے بعد ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ جب سے یوٹیوب نے پیسے دینا شروع کیے، میں کئی چینل دیکھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی پرائیویسی ہی ختم کر دی ہے۔ یعنی ایک طرف جو معاشرہ یہ الزام لگاتا ہے، یا بلکہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ دوسرے ممالک بہت بے شرم ہیں اور وہاں بے حیائی اور عریانی ہے، جو یہ معاشرہ یہ کہتا ہے نظر آتا ہے کہ ہم بہت باحیا معاشرہ ہیں، یقین کیجئے کہ یوٹیوب ڈالروں نے معاشروں کے ان یعنی فیملیوں کو اس طرح ایکسپوز کر دیا کہ وہ کچھ بھی دکھانے کو تیار ہے۔ حیرت ہوتی ہے۔ اس سے باہر نکلیے اور میرے خیال میں سب سے پہلے خود احتسابی کیجیے، جمہوری رویے اندر پیدا کیجیے۔ جمہوری رویوں میں سب سے اہم شے ہے اختلاف کو قبول کرنا، سب سے اہم شے۔ اگر آپ سے کوئی شخص گفتگو کرتا ہے، وہ آپ سے چھوٹا ہے یا آپ سے بڑا ہے، یہ بزرگ ہے، وہ بچہ ہے، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ وہ بات سنتے بھی ہیں؟ یہ ہے جمہوری رویہ۔ جب آپ کی بیوی آپ سے گفتگو کرے اور آپ سے اختلاف کا اظہار کرے اور آپ اسے برداشت کریں اور سنیں بھائی کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ ہے جمہوری رویہ۔ آپ لوگوں کو جنس، صنف، کمزوری، معذوری اس سے نہ جانیں، یہ ہے جمہوری رویہ۔ آپ اختلاف کی جگہ رکھیں، یہ ہے جمہوری رویہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس پر ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ وہ جب تک اس خود احتسابی سے ہم گزریں گے نہیں، اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ تو میری رائے میں سب سے پہلے سوال آپ کو خود کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری انسان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری انسان نہیں سمجھتے تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ خود ہی جمہوری نہیں ہیں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ اور آپ کے رہنما وہ جمہوری ہوں؟ اپنا خیال رکھیے گا۔